गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा मॉडल नंबर 1 का थर्ड मॉडल। ठीक है, इसके पहले हमने फर्स्ट मॉडल के 2 मॉडल्स की वीडियोस हमने शेयर कर दी हैं। अब बारी है तीसरे मॉडल्स की। तीसरे मॉडल में क्या फ़र्क है बाकी 2 मॉडल से? तो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड रेट हो जाता है। देखिए, अभी तक हमने जो मॉडल नंबर 1 पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर सभी के अंदर मतलब कि दोनों के दोनों जो मॉडल्स थे इसके पहले के, उसके अंदर हमारा जो प्रोडक्शन रेट होता था वो इन्फिनिटी होता था। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। लिमिटेड की जगह पे आप फाइनाइट भी लिख सकते हो। ठीक है, कई बार लिमिटेड मेंशन नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि भाई प्रोडक्शन जो है वो फाइनाइट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट ये दोनों फर्क होता है। इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी वैल्यू, प्रोडक्शन इन्फिनिटी होता है, और फाइनाइट मतलब एक लिमिट आ जाती है। ठीक है, तो उसका लिमिटेड का दूसरा वर्ड यहाँ पे आप लिख सकते हो फाइनाइट। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम मॉडल नंबर 1 के थर्ड मॉडल के अजम्पशंस क्या है उसकी। तो भाई बाकियों की तरह रेट ऑफ डिमांड, जिसको आर के जरिए यहाँ पे डिनोट किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। रेट ऑफ डिमांड को, या फिर सिर्फ अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डिमांड दी गई होगी तो उसको आर के जरिए आपको डिनोट करना है। एंड इस मॉडल के अंदर वो डिमांड क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कि बनी ही रहेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। और सेकंड अजम्पशन जो है वो इस मॉडल का इम्पोर्टेंट है। सेकंड मॉडल अजम्पशन में ये लिखा गया है कि भाई प्रोडक्शन है वो क्या है, लिमिटेड है। मतलब कि प्रोडक्शन आप लिमिटेड ही कर सकते हो, इन्फिनिटी नहीं कि भाई एक बार शुरू किया तो भाई रुकेगा ही नहीं कभी प्रोडक्शन। उसी कारण से थर्ड मॉडल बनाया गया कि भाई कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई प्रोडक्शन हमारा लिमिटेड हो। ठीक है, तो उसी कारण से यहाँ पे हमारा मॉडल नंबर 2, मॉडल नंबर 3 जो है वो इन्वेंट हुआ था। तो भाई मॉडल नंबर 3 के अंदर क्या है कि भाई उसको जो लिमिटेड प्रोडक्शन है उसको डिनोट किया जाता है के जरिए। ठीक है, ये आपको याद रखना कि भाई जो हमारा लिमिटेड प्रोडक्शन है उसको के जरिए यहाँ पे डिनोट किया जाता है। बाकी के अजम्पशंस, बाकी के थियरम जैसे ही है, सिर्फ ये अलग है। ऑन द स्पॉट प्रोडक्शन भी अवेलेबल होता है। होल्डिंग कॉस्ट को C1 के जरिए डिनोट किया जाएगा, और C3 हमारा क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, कि भाई जो लिमिटेड प्रोडक्शन है वो हमेशा बड़ा होगा, किससे, रेट ऑफ डिमांड से। मतलब कि आपका जो प्रोडक्शन है, ठीक है, आप जो लिमिटेड प्रोडक्शन बना रहे हो वो ज्यादा होगा उसके रेट ऑफ डिमांड से। ऐसा ही यहाँ पे फिफ्थ अजम्पशन हम लेते हैं। सिक्स्थ अजम्पशन ये है कि भाई जो टी है, स्मॉल टी है, वो क्या डिनोट करता है, टाइम ड्यूरेशन। मतलब कि सपोज कि एक टाइम साइकिल्स में कितने डिफरेंस होगा, कितना डिफरेंस होगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको डिनोट किया जाएगा टी के जरिए। और सातवां और सबसे इम्पोर्टेंट, जो हर मॉडल नंबर 1 का मतलब मॉडल नंबर 1 होगा वहां पे सबसे ज्यादा कॉमन जो आपको देखने को मिलेगा वो है अजम्पशन नंबर 7। मतलब कि शॉर्टेज और स्कैरसिटी क्या होती है, नॉट अलाउड। ठीक है, कि भाई यहाँ पे शॉर्टेज या स्कैरसिटी क्या होगी, अलाउड आपको नहीं की जाएगी, मतलब अलाउड ही नहीं है, शॉर्टेज यहाँ पे नहीं हो सकती है। ऐसा ये मॉडल में अजम्पशन किया जाता है फर्स्ट मॉडल के अंदर। बाकी के 2 मॉडल हमने प्रीवियस देखे हैं, उसके अंदर भी आपको ये अजम्पशन देखने को मिलेगा, भाई शॉर्टेज अलाउड नहीं होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा मॉडल नंबर 2 आएगा, ठीक है, ये तो मॉडल नंबर 1 के हमने 3 मॉडल्स पढ़े, बट अब मॉडल नंबर 2 आएगा, वहां पे ये अजम्पशन चेंज हो जाएगा और क्या होगा, शॉर्टेज अलाउड हो जाएगी। ठीक है, वो इसके बाद में हम लेक्चर वीडियो बनाएंगे इसका, अभी इसके ऊपर फोकस करना है हमें। ठीक है, और इन्हीं अजम्पशंस के जरिए ये ग्राफ बनाया गया है, ये डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 टाइम ड्यूरेशन है, ये पूरा का पूरा नीचे टाइम होता है हमारा, जिसको टी के जरिए डिनोट किया जाता है। यहाँ पे 2 टाइम ड्यूरेशन है, T1 एंड T2, T1 एंड T2। याद रहे ये मॉडल्स के अंदर जो भी ग्राफ बनेगा वो सभी सेम टू सेम ही बनेगा। रीजन एक ही है सेम बने का ग्राफ, रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ डिमांड क्या है, कांस्टेंट है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, एक ही जगह पे रह रही है। मतलब कि यहाँ पे रेट ऑफ डिमांड सेम ही होगी कितने भी आप मॉडल्स बना लो। इसके बाद का भी अगर आप इस तरह का मॉडल बनाने जाओ तो सेम ही साइज का बनेगा। ठीक है,
एक चेंज हो सकता है, यहाँ पे एक फर्क हो सकता है कि भाई जो T1 है और T2 है, दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। लिमिटेड प्रोडक्शन का एग्जाम्पल अगर आपको लेना हो तो आप एक एक्सपेंसिव या फिर कोई लग्जरी आइटम का ले सकते हो, जैसे कि कोई लग्जरी कार हो गई या लग्जरी वॉच होती है, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। एडिशन बोल सकते हो कि भाई फर्स्ट एडिशन है, सेकंड एडिशन है, ठीक है। एडिशन में भी 100 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते, ठीक है। मतलब कि पूरी दुनिया में 100 ही प्रोडक्ट ऐसे बनी है, 100 ही ऐसी वॉच बनी है, या फिर ऐसा बोलो कि 100 ही गाड़ियां इस जैसी बनी है, ऐसे वगैरह वगैरह। प्रोडक्शन लिमिटेड है। तो यहाँ पे ये क्या दर्शा रहा है, K-R, मतलब कि भाई जब प्रोडक्शन चालू था तब भी उसकी रेट ऑफ डिमांड थी। मतलब कि हमें अगर कोई नई मॉडल हम बना रहे हैं तो भाई हम एडवर्टाइजमेंट भी तो करते हैं साथ में, ठीक है। मतलब कि भाई जब उसका प्रोडक्शन चालू था तब भी उसकी रेट ऑफ डिमांड बढ़ रही थी, और जब प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया और रेट ऑफ डिमांड की बात आई, तो जैसे जैसे क्वांटिटी कम होती गई उसकी रेट ऑफ डिमांड क्या होती लगी, हाईएस्ट होने लगी, ठीक है। इस तरह से हमारा मॉडल नंबर 3 बनता है, ठीक है। कि भाई जब प्रोडक्शन चालू था, कि हमारा प्रोडक्शन है जो लिमिटेड है, ठीक है, प्रोडक्शन चालू था बट साथ में उसका रेट ऑफ डिमांड भी साथ में बढ़ ही रहा था, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड चीज है भाई, लिमिटेड चीज सब खरीदना चाहते होते हैं, ठीक है। तो उसकी रेट ऑफ डिमांड बढ़ती जाती है, और जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तब रेट ऑफ डिमांड कंटिन्यूअस क्या होती है, नीचे जाते जाते जितने कम प्रोडक्ट्स होंगे उतनी इसकी रेट ऑफ डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई जब हमारा प्रोडक्शन बन रहा था, ठीक है, प्रोडक्शन बन रहा था तब हमारा टाइम था T1, सपोज कि 5 घंटे एक प्रोडक्ट को बनाने में लगा। फिर पता चला उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको सिर्फ 4 घंटे ही लगे या 1 घंटा ही लगा, या फिर कोई एक्सपेंसिव चीज हुई, भाई सालों तक वो प्रोडक्ट बनाते हो, पता चला 1 महीने में सब सॉर्ट आउट हो गया। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो उसी जरिए आप समझ सकते हो कि भाई T1 और T2 जो आपका है वो क्या होगा, चेंज हो सकता है, दोनों की वैल्यूज क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा बेसिक इन्वेंटरी मॉडल नंबर 1 का थर्ड मॉडल आपका बनता है, ठीक है। मेनली हम अजम्पशंस के अकॉर्डिंग ही हमारा मॉडल बनाते हैं, और इसके बाद हम सारी इसकी ईओक्यूज, फिर मिनिमम कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टाइम ड्यूरेशन, नंबर ऑफ ऑर्डर, ये सारे फॉर्मूलाज हम इसके बाद के स्टेप में स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, ठीक है। अब जो हमने डायग्राम बनाया था उसके जरिए जो हमें वैल्यूज मिली, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन करना हम शुरू करेंगे। हमारे यहाँ से थियरम शुरू होता है। जैसे प्रीवियस थियरम्स में हमने किया था, हमेशा क्यू की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्यू को आप कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों के जरिए डिनोट कर सकते हो, दोनों का ही आंसर आपका सही है। यहाँ पे हम प्रीवियसली क्यू इक्वल्स टू लिखते थे क्या, आर मल्टीप्लाई विथ टी, बट यहाँ पे टी की दो टाइम लाइन्स हैं, T1 और T2, इसीलिए यहाँ पे 2 बार इक्वल्स आएगा। जैसे कि हमारा मॉडल नंबर 2 था उसी तरह से वहां पे T1 T2 T3 ऐसा कंटिन्यूअस आता था, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली थी। और यहाँ पे R की जगह पे दो वैल्यूज हैं, एक K-R और एक R खुद, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू के Q इक्वल्स टू दो फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे, एक है हमारा K-R मल्टीप्लाई विथ T1 टाइम ड्यूरेशन में हमारा रेट ऑफ डिमांड जो था वो क्या था, K-R था, और T2 ड्यूरेशन टाइम में हमारा रेट ऑफ डिमांड तो कैपिटल R ही था। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनता है, ठीक है। उसके बाद हम सब जानते हैं इन्वेंटरी मॉडल्स के अंदर हम टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं। टोटल कॉस्ट की वैल्यू से ही हम हमारा ईओक्यू, फिर मिनिमम कॉस्ट, ये सब वैल्यूज हम उसके बाद ही फाइंड कर पाते हैं। तो टोटल कॉस्ट का हम सब ने प्रीवियसली फॉर्मूला देखा ही था। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। मतलब कि यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट भी हमें फाइंड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस, एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट भी हमें फाइंड करना पड़ेगा कि भाई इसके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा लगता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले होल्डिंग कॉस्ट फाइंड करना शुरू करते हैं। नाउ
होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पे दो ड्यूरेशन हमारे हैं, याद रखिएगा T1 और T2। जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। दो ड्यूरेशंस थे हमारे, एक था T1, दूसरा था T2। तो दोनों के अकॉर्डिंग हमारे फॉर्मूलाज अलग अलग बनेंगे होल्डिंग कॉस्ट के। होल्डिंग कॉस्ट का ओरिजिनल फॉर्मूला जो हमारा था वो आप सबको पता ही है। ओरिजिनल फॉर्मूला होल्डिंग कॉस्ट का हमारा होता था 1/2 QC1 मल्टीप्लाई विथ टी। बट यहाँ पे टी टाइम ड्यूरेशन है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, T1 एंड T2 में, मतलब इन दोनों का फॉर्मूला अलग अलग बनेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा T1 के अकॉर्डिंग 1/2 Q मल्टीप्लाई विथ C1 T1, और T2 टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनेगा 1/2 Q C1 T2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारे दो टाइम ड्यूरेशंस के अकॉर्डिंग होल्डिंग कॉस्ट डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे हमें मिल गया। और उसके बाद जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 और 3 हमें जो मिला, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, उसके अकॉर्डिंग अब टोटल होल्डिंग कॉस्ट अगर हम फाइंड करें, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, तो भाई टोटल होल्डिंग कॉस्ट हमारा बनेगा, क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों का प्लस करना पड़ेगा। तो भाई 1/2 QC1 T1 प्लस 1/2 QC2, सॉरी C2 नहीं, C1 T2। ठीक है, इन दोनों में आप देख सकते हो 1/Q C1 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाहर निकालते हैं। भाई 1/2 QC1, अगर इन दोनों को दोनों में से बाहर निकालो तो बचेगा क्या, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2। तो यहाँ पे क्या आएगा, T1 प्लस T2। और हम सब जानते हैं T1 और T2 का अगर हम प्लस कर दे तो फाइनल ड्यूरेशन हमें जो मिलता है वो क्या होता है, हमारा टोटल टाइम। ठीक है, जो हमने अजम्पशन लिया था वो टोटल टाइम इक्वल्स टू यहाँ पे होगा T1 प्लस T2। ठीक है, तो T1 प्लस T2 की जगह पे मैं सिर्फ T भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो हमारा होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आएगा 1/2 QC1T। ये हमारा होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप दे सकते हो इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। चेंजेस यहाँ पे किया है, ये वैल्यू आप याद रखिएगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन अगर आपको फाइंड करना हो तो T1 प्लस T2 करना पड़ेगा। अगर एग्जांपल के अंदर आपको T1 एंड T2 दो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन आए और आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन चाहिए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, दोनों का प्लस कर देना है, वहां से आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन मिल जाएगा। तो भाई इस कैलकुलेशन के जरिए हमने हमारा होल्डिंग कॉस्ट इक्वेशन नंबर 4 फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं थोड़े इसके अंदर की इंफॉर्मेशन की। यहाँ पे अगर आपको पता हो तो थोड़ा चेंज बाकी के मॉडल से क्या है भाई, हमारा चेंज ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड हो जाता है और उसको हमने कोई वैल्यू अलॉट की हुई थी। क्या थी वो, कैपिटल के। तो भाई यहाँ पे जो के हमने ऐड किया है उसको हमें फॉर्मूलाज के अंदर तो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, जो वैल्यूज हमने ऐड की है उसको हमने फॉर्मूलाज के अंदर मेंशन तो रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। हम सब जानते हैं हमारा मेन क्वांटिटी का फॉर्मूला आता है Q मल्टीप्लाई विथ T। ठीक है, कि भाई Q इक्वल्स टू R मल्टीप्लाई विथ T, रेट ऑफ डिमांड मल्टीप्लाई विथ टोटल टाइम ड्यूरेशन, ये हमारा क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट इस मॉडल के अंदर, नाउ इन दिस मॉडल, ये एक लोता मॉडल है जहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमें चेंज लाना पड़ेगा। मॉडल प्रोडक्शन प्रोडक्शन टेक प्लेस
take place as during T1 टाइम। अगर आप डायग्राम देखो तो T1 टाइम के अंदर k की वैल्यू भी साथ में ऐड होती है, ठीक है, T1 टाइम। सो यहाँ पे फॉर्मूला में चेंज ये आएगा कि भाई हमारा जो Q इक्वल्स टू, यहाँ पे स्मॉल q भी आ सकता है, ठीक है, दोनों सेम ही है। कोई कैपिटल Q लिखता है, हम स्मॉल q भी यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों का मतलब क्वांटिटी ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू हम यहाँ पे R मल्टीप्लाई विद T था, वहां पे हम K मल्टीप्लाई विद T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। टाइम वन ड्यूरेशन की बात हो रही है, T2 की बात अभी नहीं हो रही, ठीक है। हमने टाइम वन ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्वांटिटी की फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड कर लिया, जहाँ पे K रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्शन का, जो उसने जगह ली है उसको K रिप्रेजेंट करता है, और उसका टाइम ड्यूरेशन था T1, तो यहाँ पे T1 की वैल्यू है। अब इसके पहले जो हमने इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा आप, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा था उसके अंदर हमने वैल्यू कुछ ली थी कि भाई Q या फिर हमारा स्मॉल q इक्वल्स टू यहाँ पे था R, सॉरी पहले क्या आएगा, K बड़ा होता है, K माइनस R मल्टीप्लाई विद T1। ये चीज तो हम जानते ही हैं, ठीक है। इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। T1 टाइम है वो दोनों को हम देंगे, तो ये क्या होगा, KT1 माइनस RT1, ठीक है। और हम यहाँ पे जानते हैं KT1 इक्वल्स टू, हम अब यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू यहाँ पे KT1 हो सकता है, तो यहाँ पे KT1 ही आया, तो हम यहाँ पे Q पुट कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल Q पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे T1 की जगह पे मैं T1 का फॉर्मूला पुट कर सकता हूँ। T1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने आपको प्रीवियसली हमारे मॉडल नंबर 1 में भी सिखाया था कि भाई एक फॉर्मूले के अंदर से तीन डिफरेंट वैल्यूज भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे Q की तो मिल गई, K की भी हम फाइंड कर सकते हैं और T1 की भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर T1 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, K मल्टीप्लिकेशन में सामने गया तो डिवाइडेशन में जाएगा, तो इसी के ऊपर से हमें T1 का क्या फॉर्मूला मिलता है, Q डिवाइड बाय K। तो भाई जहां पे भी T1 मुझे दिख रहा है वहां पे मैं Q डिवाइड बाय K पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो R मल्टीप्लाई विद Q डिवाइड बाय K, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिकोड करते हैं, एलसीएम लेके फाइनल एकदम कंक्लूजन बनाते हैं। यहाँ पे K नहीं है, यहाँ पे K नहीं है, यहाँ पे K है, तो क्या होगा, एलसीएम के अकॉर्डिंग यहाँ पे दोनों ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो Q मल्टीप्लाई विद K माइनस RQ डिवाइड बाय K। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ कॉमन निकल सकता है दोनों के अंदर से, यहाँ पे दोनों के अंदर से Q कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे होगा Q मल्टीप्लाई विद K माइनस R डिवाइड बाय K। तो ये हमारा Q का फॉर्मूला, कैपिटल Q और स्मॉल q का हमें फॉर्मूला यहाँ पे मिला। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग Q का फॉर्मूला हमें इस अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा। याद रहे ये ईवो Q नहीं है, ये हम स्पेसिफिकली एक सिंगल वैल्यू ऑफ Q फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जब होल्डिंग कॉस्ट में हम Q वैल्यू पुट करेंगे वहां पे उसके अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ऐसा हम साबित कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब जो इक्वेशन नंबर 5 हमें मिला है, ठीक है, नाउ put equation number 5 into equation number 4। हमारा इक्वेशन नंबर 4 था होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, तो होल्डिंग कॉस्ट का फाइनल फॉर्मूला हमारा इक्वेशन नंबर 4 के अकॉर्डिंग आया था, होल्डिंग कॉस्ट इक्वल्स टू, हमारा फॉर्मूला आया था 1 डिवाइड बाई 2 QC1T। यहाँ पे Q दिख रहा है आपको, Q की जगह पे क्या हमें पुट करना है ये, तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, 1 डिवाइड बाई 2 Q मल्टीप्लाई विथ K माइनस R डिवाइड बाई K मल्टीप्लाई विथ C1 मल्टीप्लाई विथ T। ये हमारा होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब
होल्डिंग कॉस्ट का अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल हमारा फॉर्मूला हमें मिल गया कि भाई इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आया, तो भाई Q के जगह पे क्यू के माइनस आर डिवाइड बाई के हमें लेना पड़ेगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू मॉडल नंबर 3 के अकॉर्डिंग हमारा होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ये आया हुआ है। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला हमें टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला पुट करना होता है। तो भाई टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला बनता है होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला बनता है टोटल कॉस्ट का। तो भाई होल्डिंग कॉस्ट हमें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये मिला हुआ है भाई 1/2 क्यू के माइनस आर डिवाइड बाय के मल्टीप्लाई विथ C1T प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा मॉडल नंबर 1 में भी हमने देखा था क्या आया था C3। ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं आता टाइम के ड्यूरेशन के थ्रू, क्योंकि वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। जब भी ऑर्डर होगा तब जो कॉस्ट लगेगा वही हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट बनता है, उसमें टाइम ड्यूरेशन कोई भी मेंशन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट हमने अजम्पशन में लिया था C3, तो यहाँ पे आएगा मल्टी प्लस C3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस C3। अब हमें टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला मिल गया है, बट ये टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टाइम करना पड़ेगा ताकि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा हट जाए यहाँ से, ताकि हम एक परफेक्ट वैल्यू या फिर जो बोले फॉर्मूला जो है वो इजीली हम यहाँ पे ला पाए। तो भाई टी को हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल डिवाइड बाय टी कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। सो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो है हमारा टोटल एवरेज कॉस्ट is डिवाइड बाय टी, मतलब होल डिवाइड बाय टी आपको करना है। मतलब हमारा जो फॉर्मूला मिला था 1/2 क्यू के माइनस आर डिवाइड बाय के मल्टीप्लाई विथ C1T प्लस C3 डिवाइड बाय के, सॉरी डिवाइड बाय टी, टाइम ड्यूरेशन को कट कर रहे हैं, डिवाइड बाय टी। अब होल डिवाइड बाय टी है, बीच में प्लस की साइन है, मतलब टी टी इन दोनों को मिलेगा, तो दोनों को अलग करते हैं। 1/2 क्यू के माइनस आर डिवाइड बाय के मल्टीप्लाई विथ C1T डिवाइड बाय टी प्लस C3 डिवाइड बाय टी। टी टी कट हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे टी टी कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 क्यू के माइनस आर मल्टीप्लाई विथ सॉरी डिवाइड बाय के मल्टीप्लाई विथ C1। ठीक है, और यहाँ पे हम सब जानते हैं जो हमारा मॉडल नंबर 1 था, हमने वहां पे Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है हमारा ओरिजिनली R डिवाइड बाय R मल्टीप्लाई विथ T। तो इसके अकॉर्डिंग हम T का भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो भाई T इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या होगा, R को डिवाइडेशन में डाल देंगे तो Q डिवाइड बाय R। तो यहाँ पे T की जगह पे हम पुट करेंगे Q डिवाइड बाय R, ताकि T की वैल्यू ही पूरी हट जाए। देखिए ये चीज हम इसीलिए करते हैं कि भाई मिनिमम टू मिनिमम वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़े। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टी को हटा ही दो, बट जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तब आपको आपके पास टी की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बट अगर ऐसा हुआ तो कि भाई आपके पास टी की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो क्या करोगे, उसी के लिए जितने भी वेरिएबल शॉर्टकट तरीके से यहाँ से हट सके उतने वेरिएबल्स आप हटा दो, ताकि कैलकुलेशन करने में हमें इजी रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टी की जगह पे क्यू डिवाइड बाय आर में कर देता हूँ, उसकी वजह से मुझे अब टी की जरूरत ही नहीं है इस फॉर्मूले के अंदर।
ठीक है। मेरे पास Q और R की वैल्यू होगी तो मुझे ऑटोमेटिकली मेरा आंसर मिल ही जाने वाला, ठीक है। तो जितना हो सके उतने वेरिएबल्स कम रखने की थियरम्स के अंदर ट्राई कीजिए, ताकि फाइनल आंसर जब भी आए हमारा, तब कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा, जिसको टोटल कॉस्ट को हम पता ही है किससे डिनोट करते हैं, सी क्यू के जरिए डिनोट किया जाता है। तो टोटल कॉस्ट हमारा बनेगा 1/2 क्यू के माइनस आर डिवाइड बाय के प्लस आर सी थ्री। यहाँ पे जो डिवाइडेशन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था वो क्या होगा, न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो भाई आर ऊपर चला गया डिवाइड बाय क्यू। तो ये हमें सी क्यू का मतलब टोटल कॉस्ट का हमारा फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएशन। अब हमें पता ही है कि भाई कोई भी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो, सबसे पहले हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, भाई Q इक्वल्स टू क्या पुट करना है। तो अगर आपको कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो आपको क्या करना होता है, उसका डेरिवेटिव या फिर डेरिवेशन आप बोलते हो, डिफरेंशिएशन भी बोलते हो, ठीक है। डेरिवेटिव फाइंड करना याद रहे, यहाँ पे दो वर्ड्स यूज होते हैं, डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव जहां पे दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो वहां पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं, और यहाँ पे हमारा सिंगल कांस्टेंट वेरिएबल क्यों ही है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ डेरिवेटिव यूज होगा। मॉडल नंबर 2 में हमें दो वैल्यूज मिलेंगी z और t, वहां पे दो वेरिएबल्स होंगे, इसलिए वहां पे हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे, ठीक है। वो जब आएंगे तब हम सीखेंगे उसको, अभी यहाँ पे फोकस रखते हैं। यहाँ पे हम डेरिवेशन लेंगे। नाउ टेक डेरिवेशन with respect to क्यू। क्यू के अकॉर्डिंग हमें डेरिवेशन लेना है इसके अंदर, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसका डेरिवेशन निकालते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, उसका डेरिवेशन का फॉर्मूला होगा डी सी क्यू, जिसका डेरिवेशन निकालना है उसका फॉर्मूला ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन निकालना है वो आएगा नीचे, हमें निकालना है क्यू के अकॉर्डिंग। और याद रहे आपको डेरिवेशन का इक्वल्स टू जीरो करना पड़ेगा, तभी आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इक्वल्स टू जीरो पुट करना जरूरी है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, डी डी क्यू, सी क्यू की जगह पे उसका फॉर्मूला, पूरा सी क्यू का फॉर्मूला क्या था, 1/2 क्यू के माइनस आर डिवाइड बाय के मल्टीप्लाई विथ C1 प्लस C3 आर क्यू, या RC3 क्यू, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। अब डेरिवेशन निकालना शुरू करते हैं। इक्वल्स टू जीरो लिखना मत भूलिएगा, इक्वल्स टू जीरो हर जगह पे आएगा। अब डेरिवेशन निकाल रहे हैं तो इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वाले पॉइंट के अंदर प्लस वाली दो वैल्यूज है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 बनता है, ये पॉइंट नंबर 2 बनता है, ठीक है। दोनों के अंदर क्यू क्यू की वैल्यू है, मतलब कोई भी वैल्यू डायरेक्टली जीरो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू है, उसका डेरिवेशन निकाला है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई सिंगल क्यू ही है। अब डेरिवेशन का फॉर्मूला अगर हम लिखे तो होता है एन एक्स एन माइनस वन, मतलब पावर जो होती है वो हमारी एन होती है। तो यहाँ पे क्या है, एक ही पावर है, तो वो एक पावर आगे चली, 1 - 1 0, और किसी की भी जीरो पावर हो तो वो क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली 1। तो ये क्यू का डेरिवेशन हमेशा 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्यू इक्वल्स टू हम पुट कर देंगे 1, तो भाई 1/2 के माइनस आर, क्यू था वो हट गया, वहां पे 1 आ गया, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई विथ C1 प्लस, अब यहाँ पे Q जो है डिवाइडेशन है, मतलब कि यहाँ पे जो लिखा हमें डेरिवेशन निकालना है वो है 1/Q का। 1/Q को आप Q की -1 पावर भी लिख सकते हो। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाले, n Q n -1 करके, मतलब कि
हमारा n इक्वल्स टू है यहाँ पे -1। -1 क्या होगा, आगे आएगा, फिर -1 आगे लिखा, फिर -1 तो क्या होगा, -q-2, -q की -2 पावर होगी। अब इसी माइनस पावर को मुझे अगर प्लस में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, वापस से डिवाइडेशन में डाल दूंगा। तो क्या होगा, -1/q की 2 पावर। तो भाई q की 1/2 की q पावर, सॉरी 1/q का डेरिवेशन हमें मिला -1/q की 2 पावर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस था माइनस की वजह से क्या हो जाएगा वापस -C3r डिवाइड बाय q की जगह पे उसका डिफरेंशिएशन करा, डेरिवेशन लिया, तो क्या हो गया वो q²। तो यहाँ पे आएगा q² इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इक्वल्स टू 0 लिखना मत भूलिएगा, एक बार देख लीजिएगा, यही स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पॉइंट अगर करें तो भाई यहाँ पे -C3r⁴ है, तो अगर माइनस वैल्यू को उस तरफ ले जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, याद रहे प्लस, 0 प्लस कोई भी वैल्यू करो तो वो वैल्यू रहती है, वो 0 नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये माइनस वैल्यू को हम उस तरफ ले जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे होगा 1/2 k-r डिवाइड बाय k C1 माइनस, सॉरी इक्वल्स टू, उस तरफ गया तो प्लस हो गया C3r⁴। ठीक है, इक्वल्स टू, अब रूल के अकॉर्डिंग हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेशन ले रहे थे, तो भाई क्यू के अकॉर्डिंग। तो क्यू को इक्वल्स टू के एक तरफ रखो, मतलब कि मैं क्यू को q² को इस तरफ ले जा रहा हूँ। तो भाई q², यहाँ पे C1 मल्टीप्लिकेशन में है, k-r भी मल्टीप्लिकेशन में, क्या होगा, सामने की तरफ गए तो डिवाइडेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो डिवाइडेशन में होगा k-r C1, और ऊपर यहाँ पे 2 और k जो है वो डिवाइडेशन में था, इक्वल्स टू के उस तरफ गए तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे, तो 2C3r तो सारे मल्टीप्लिकेशन में q² तो यहीं पे रहा, ऊपर ले गए डिवाइडेशन में था, सामने गया तो मल्टीप्लिकेशन में, तो q² ही है। हमें q² की ये वैल्यू मिली, बट हमें चाहिए q की वैल्यू। तो q² की जगह पे मुझे q करना हो तो मैं क्या करूंगा, जो ये वैल्यू है उसका क्या कर दूंगा, अंडर रूट कर दूंगा। तो मतलब कि अंडर रूट 2C3r डिवाइड बाय C1 k-r, ये हमारा ओरिजिनली Q का फॉर्मूला, या फिर आप बोल सकते हो EOQ का फॉर्मूला हमें मिल गया यहाँ। अगर आपका 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको EOQ का यहीं तक ही कैलकुलेशन करना है। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 7। समझ में आया? ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 6 दोगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 6, और उसके ऊपर से हमारा निकला इक्वेशन नंबर 7 जो है हमारा EOQ। ठीक है, यहाँ पे हमारी EOQ की वैल्यू हमें मिल गई। अब जब हमें हमारे EOQ मतलब कि Q की वैल्यू मिल गई है, उसको ऑप्टिमम वैल्यू भी बोला जा सकता है, और ऑप्टिमम वैल्यू को डिनोट किया जाता है ऊपर स्टार करके। तो भाई Q* मतलब ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ EOQ भी हमें मिलता है क्या, जो ही हमारा EOQ मिला वही क्या था हमारा, 2C3r मल्टीप्लाई विथ k डिवाइड बाय C1 k-r, ये हमारी ऑप्टिमम वैल्यू हमें मिली थी। अब ऑप्टिमम वैल्यू से हम हमारा मिनिमम कॉस्ट फाइंड करते हैं फिर। तो भाई मिनिमम कॉस्ट के लिए, नाउ फॉर मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट हमारा क्या बनेगा, मिनिमम कॉस्ट। तो भाई मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, Q* की वैल्यूज पुट करेंगे किसके अंदर, टोटल कॉस्ट के फॉर्मूला के अंदर।
पुट इन टोटल कॉस्ट। मतलब कि हमारा जो सी क्यू का फॉर्मूला था वहां पे क्यू की जगह पे क्यू स्टार पुट करके जहां पे भी क्यू स्टार दिखाई दे आपको वहां पे ये वैल्यू आपको पुट करनी है, जिसके वजह से हमें हमारा क्या मिलेगा, मिनिमम कॉस्ट मिलेगा। तो फॉर्मूला हमारा था 1/2 क्यू के माइनस आर डिवाइड बाय के सी वन प्लस आर सी थ्री डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, क्यू की जगह पे आपको क्यू स्टार लिखना है। अब क्यू स्टार की जगह पे क्या करना है आपको, उसका ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो भाई स्टेप बाय स्टेप पुट करते हैं। 1/2 को अलग रखो, अंडर रूट 2c3 r k डिवाइड बाय c1 k माइनस r मल्टीप्लाई विथ c1, ठीक है, डिवाइड बाय k मल्टीप्लाई विथ k माइनस r मल्टीप्लाई विथ c1 प्लस r c3 डिवाइड बाय अंडर रूट 2c3 r k डिवाइड बाय c1 k माइनस r। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। इसमें हड़बड़ी मत कीजिएगा, धीरे से एकदम शांति से सोच कर करिए। भाई न्यूमिनेटर में फिर डिनोमिनेटर है तो वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा और नीचे की वैल्यू फुल वैल्यू है उसको अंडर रूट में अगर हम ले रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन अंडर रूट के बाहर मल्टीप्लिकेशन में उसका अंडर रूट नहीं है, बट अगर उसका अंडर रूट लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और इसको भी अगर हम अंडर रूट के अंदर ले ले 2 है तो वहां पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको अगर पूरा अंडर रूट में ले ही ले और कैलकुलेशन हम करें तो भाई ये तो नीचे जाएगा के स्क्वायर और ये 4। तो नीचे की वैल्यूज पहले लिखते देते हैं। ये होगा 4k स्क्वायर c1 k माइनस r, ठीक है। ये हमने नीचे की वैल्यूज लिख ली। अब ऊपर की वैल्यू ये तो जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, बट ये जो दो वैल्यूज है उसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि 2c3 r k मल्टीप्लाई विथ k माइनस r का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर प्लस सेम टू सेम प्रोसीजर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा, न्यूमिनेटर में चला जाएगा, बट न्यूमिनेटर को अगर हमें अंडर रूट में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, ये ऊपर चला गया तो भाई ये हो जाएगा और इन दोनों की वैल्यूज मतलब कि आर स्क्वायर c3 स्क्वायर c1 k माइनस r डिवाइड बाय 2c3 r k, ठीक है। अब देखते हैं क्या कट हो सकता है, वैल्यूज कट करके देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यूज कट हो सकती है। सबसे पहले 2 और 4, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, 2 के एक बार, के यहाँ पे दो बार था, एक के बचेगा। c1 यहाँ पे दो बार, c1 एक बार, यहाँ पे c1 बचेगा। के स्क्वायर और के माइनस आर स्क्वायर और के नीचे के माइनस आर, तो ऊपर के माइनस आर बचेगा एक बार, ठीक है। और कुछ कट हो रहा है नहीं। अब इस तरफ यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर, तो यहाँ पे आर बचेगा। ऊपर c3 स्क्वायर, यहाँ पे c3, तो यहाँ पे c3 बचेगा। और कुछ कट हो रहा है नहीं। तो फाइनल हमारा क्या बच रहा है इन दोनों में वो देखते हैं। तो फाइनल वैल्यूज हमारी बच रही है इसमें, अंडर रूट c3 r k माइनस 1 सॉरी k माइनस r मल्टीप्लाई विथ c1 डिवाइड बाय 2k, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी देखते हैं क्या बच रहा है। तो भाई r c3 c1 k माइनस r डिवाइड बाय 2k। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को देखो, याद रहे मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे हो तो उससे कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं आते। अगर आप उसमें देखो तो इन दोनों में सेम ही वेरिएबल्स बचे, मतलब इन दोनों का क्या होगा,
याद रहे सॉरी प्लस है बीच में, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो अंडर रूट हट जाता, ठीक है, हम सब ये जानते हैं। बट यहाँ पे प्लस साइन है, मतलब ये कितनी बार होगा, ए एक बार और ये दूसरी बार, मतलब कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 अंडर रूट आर सी थ्री सी वन के माइनस आर डिवाइड बाय 2k, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 यहाँ पे फुल पावर है, उसको अगर हम इसके अंदर ले ले, मतलब कि अंडर रूट के अंदर ले, ऊपर की तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ आएगा, न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 आर सी थ्री सी वन के माइनस आर डिवाइड बाई 2k। तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा 2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना यहाँ पे, मिनिमम कॉस्ट का, भाई मिनिमम कॉस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा बना अंडर रूट 2r c3c1 के माइनस आर डिवाइड बाय 3। ये हमारा फाइनल आंसर बना मिनिमम कॉस्ट का अकॉर्डिंग टू मॉडल नंबर 3। हमारा मिनिमम कॉस्ट का आंसर ये बना। अब उसके बाद हम सब जानते हैं इसके अंदर कौन से आते हैं, टोटल कॉस्ट आता है, सॉरी टोटल कॉस्ट नहीं बल्कि नंबर ऑफ ऑर्डर आता है, जिसको n के जरिए डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला आपका बनेगा r डिवाइड बाय क्यू स्टार, मतलब कि जो ईओ क्यू का फॉर्मूला है उसको डिवाइडेशन में डाल देना, ठीक है। और सेकंड हमारा होता है मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम भी बोल सकते हो, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो कि भाई दो ऑर्डर्स के बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन है, वो भी अगर आपको मेजर करना हो तो कर सकते हो। वो है हमारा टी का फॉर्मूला हमने पहले भी यूज किया ही था, क्या था, Q डिवाइड बाय R, ठीक है। ये आपके बाकी के दो फॉर्मूलाज भी बन गए। यहाँ पे हमारा मॉडल नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो मैं अभी इसके बाद में लिखने वाला हूँ, ठीक है। बट अगर 14 मार्क्स के अंदर आपका इन्वेंटरी मॉडल यहाँ पे पूछा गया है, मॉडल नंबर 3, ठीक है, तो आपको इस अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशन उसको करके देना पड़ेगा। अजम्पशन से स्टार्ट करके डायग्राम ड्रॉ करके सब कुछ स्पेसिफिक मेंशन करके उसके बाद आपका लास्ट आंसर ये बनना चाहिए, ठीक है। ये हमारा भाई तो इक्वेशन नंबर 8 होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 8 देंगे आप। टोटल 8 इक्वेशंस हमारे बनते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि भाई जब हम हमारा प्रोडक्शन जिसको डिनोट किया, जो लिमिटेड प्रोडक्शन हमने डिनोट किया था कैपिटल के जरिए, उसको अगर इनफाइनाइट कर दे, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी कर दे कि k टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। और तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि भाई जो मॉडल नंबर 3 हमने जो फाइंड किया वो क्या बन जाएगा, हमारा मॉडल नंबर 1 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ऐसा हमें प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वहां पे आपको जब ईओ क्यू आप फाइंड कर लो उसके बाद आपको ये वाला भी प्रूफ करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है उसकी बात करते हैं। पहले एस्टिमेशन का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि भाई अगर कोई भी वैल्यू इंफिनिटी तक जा रही है, k टेंड्स टू इंफिनिटी या x टेंड्स टू इंफिनिटी और n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो भाई हमें रूल पता है कि उसका डिवाइडेशन 1 डिवाइड बाय k बिकम्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी करे तो उसकी वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलती है, 0 ही मिलती है, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम हमारा मॉडल नंबर 3 का, सॉरी मॉडल नंबर 1 का थर्ड मॉडल का जो क्यू का आंसर मिला हमें, ईओ क्यू का जो था हमारा क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 2c3r k डिवाइड बाय k माइनस r मल्टीप्लाई विथ c1, ये हमें क्यू का फॉर्मूला इसके अंदर मिला हुआ था।
ठीक है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले के माइनस आर को हम बाहर निकालेंगे, मतलब कि अलग करेंगे। तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2c3r डिवाइड बाय c1 मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट के माइनस आर, ऐसा भी तो मैं लिख ही सकता हूँ। ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे साइड पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अंडर रूट के माइनस आर। ठीक है। अंडर रूट के माइनस आर को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, जिसको अगर मैं यहाँ पे अगर मेंशन करूँ तो इसको मैं यहाँ पे 1 डिवाइड बाय के माइनस आर डिवाइड बाय के भी तो लिख ही सकता हूँ। रूल तो हमें पता ही है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमिनेटर में चला जाए तो ये दोनों तो सेम ही हुए ना। ठीक है। तब इसको अगर हम सॉल्व करें 1 डिवाइड बाय, अब के जो वैल्यू है वो इसके डिवाइडेशन में बीच में माइनस साइन है, दोनों को के दे देंगे, के डिवाइड बाय के माइनस आर डिवाइड बाय के। तो भाई ये तो 1 हो गया, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर के। और आप सब जानते हैं इसके रूल्स के अकॉर्डिंग अगर के टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है, ठीक है, के टेंड्स टू इंफिनिटी हो रहा है, मतलब 1 डिवाइड बाय के क्या हो जाएगा, बिकम 0। तो यहाँ के आर के डिवाइडेड बाय के तो के ही तो है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय के टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हुई। और कोई किसी का भी डिवाइडेशन अगर 0 हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, वो भी वैल्यू क्या होती है, 0। 1 डिवाइड बाय 1 क्या होगा, 1। और अंडर रूट 1 करो तो आंसर क्या आता है, 1। तो भाई यहाँ पे अगर के टेंड्स टू इंफिनिटी के वजह से 1 डिवाइड बाय के बिकम 0 हो जा रहा है, तो भाई अंडर रूट के माइनस आर की वैल्यू हमें मिल रही है क्या, 1। अब के माइनस आर की वैल्यू जो हमें 1 मिल रही है वो मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो भाई यहाँ पे अंडर रूट 2c3r डिवाइड बाय c1 मल्टीप्लाई विथ 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसका सॉल्यूशन किया तो हमें अंडर रूट 1 मिल रहा है। अंडर रूट 1 क्या, अंडर रूट निकाल दो तो क्या आंसर मिलता है, उसका 1 ही तो आंसर मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया 1। तो अगर आप ये क्यू की वैल्यू अगर आप चेक करो 2c3r डिवाइड बाय c1, तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या है, मॉडल नंबर 1 का, मॉडल नंबर 1 का फर्स्ट मॉडल का हमारा ईओक्यू का आंसर है, मतलब कि वापस से क्लासिकल मॉडल बन गया। अब एक लॉजिकली सोचते हैं, यहाँ पे बोला गया है के टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब के जो लिमिटेड था उसको इंफिनिटी बना दे रहे। ठीक है, मॉडल नंबर फर्स्ट के फर्स्ट मॉडल और थर्ड मॉडल में डिफरेंस क्या था कि भाई उसके अंदर प्रोडक्शन, मॉडल नंबर 1 के फर्स्ट मॉडल के अंदर हम प्रोडक्शन क्या ले रहे थे, इंफिनिटी ले रहे थे। और मॉडल नंबर फर्स्ट के थर्ड मॉडल के अंदर क्या हो गया, प्रोडक्शन हम लिमिटेड ले रहे हैं, बाकी सारी वैल्यूज तो सेम ही थी। और उसी को यहाँ पे चेंज कर दिया भाई, अब के टेंड्स टू इंफिनिटी ले लो। अगर हम जो लिमिटेड प्रोडक्शन था उसको वापस से इंफिनिटी बना रहे, तो ऑब्वियसली जो कैलकुलेशन होगी वो हमारी मॉडल नंबर 1 की जैसी ही होने वाली है। ठीक है, इस तरह से भी आप सोच सकते हो। ठीक है, मतलब कि जो एक्स्ट्रा अजम्पशन था वो इसके जरिए उन्होंने हटा दी कि भाई केस टेंड्स टू इंफिनिटी कर दो। तो मुझे साबित करके दिखाओ कि जो भाई मॉडल नंबर 1 का थर्ड मॉडल है वो मॉडल नंबर 1 के फर्स्ट मॉडल, मतलब कि हमारे क्लासिकल मॉडल के अकॉर्डिंग बन जाए। तो उसके जरिए ये प्रूफ हो रहा है और हमारा आंसर भी आ रहा है। तो ये प्रूफ होता है कि अगर केस टेंड्स टू इंफिनिटी हुआ तो मॉडल नंबर जो 3 था वो ऑटोमेटिकली मॉडल नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।